Welcome everyone to my YouTube channel. This is Manisha Padai PGP. In this video we are going to discuss about the social science part of class 9 social science civics part. So name of the topic is constitutional design. So इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से स्टार्ट हुआ। अगर हम ये बात करें कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर मीटिंग हुई, डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए और उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश किया, लेकिन इससे पीछे का भी कुछ प्रोसीजर है। आपने देखा होगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सबसे बड़ा जो यूनिक फीचर है वो ये है कि हमने बहुत सारी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़े हैं और अलग अलग फीचर्स वहाँ से हमें जो इम्पोर्टेंट लगे वो चीज़ें हमने अडॉप्ट करी हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें एक बेसिक रूट मिलता है कि किस तरह से इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे साउथ अफ्रीका के अंदर। वहाँ से हम देखेंगे कि वहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी है, ऐसा क्या हुआ साउथ अफ्रीका से कि वहाँ से हमने कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सीखी और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीज़ें हमने अडॉप्ट करी। तो सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका के अंदर जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही थी, कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था लोगों के साथ में, और उसके बाद हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे। तो साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के अंदर एक सबसे बड़ी जो चीज हो रही थी वो थी एपार्थाइड। ठीक है, साउथ अफ्रीका में लोग जो है इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे। साउथ अफ्रीका के अंदर पूरा स्ट्रगल चल रहा था इस चीज के खिलाफ। ये चीज होती क्या है, एपार्थाइड होता क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जब आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सोसाइटी के अंदर, तो साउथ अफ्रीका के अंदर भी उस टाइम पे जो है लोगों के बीच में लोगों को कलर के बेसिस पे जो है लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। तो वहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर 3 तरह के लोग रहते थे, व्हाइट रिजाइम, ब्लैक रिजाइम और मिक्स रिजाइम। तो जो व्हाइट रिजाइम थे, जो व्हाइट कलर के व्हाइट स्किन वाले पीपल थे, वो ब्लैक के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे। उन लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे जो है सेपरेट कर दिया जाता था या फिर उस एरिया से अलग कर दिया जाता था जहां पर व्हाइट लोग रहते थे। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब स्किन के कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इस तरह का आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पर साउथ अफ्रीका के अंदर चल रहा था और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी साउथ अफ्रीका के अंदर। तो इस चीज के खिलाफ वहां पर जो है मूवमेंट चलता है और स्ट्रगल चलता है। तो स्ट्रगल चलता है एपार्थाइड के अगेंस्ट में। तो जिस तरह से इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो मूवमेंट जिसने चलाए, महात्मा गांधी जी का नाम हमें सबसे पहले आता है कि महात्मा गांधी जी ने इंडिया के अंदर बहुत सारे, आप कह सकते हैं, फ्रीडम के लिए मूवमेंट चलाए। 1916 में चंपारण मूवमेंट चलाया, उसके बाद में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट आया, उसके बाद बहुत सारे इंडिया के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, इतने सारे मूवमेंट इंडिया के अंदर आए। हमें अगर याद है कि इंडिया की हमें इंडिपेंडेंस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले जो नेम हमारे माइंड में स्ट्रक होता है वो होता है महात्मा गांधी का। ठीक है, उनका नाम हमारे माइंड में स्ट्रक होता है कि किस तरह से उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, किस तरह से उन्होंने इंडिया में मूवमेंट चलाई। उसी तरह से अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां पर भी एक प्रोमिनेंट नेम है जो लिया जाता है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर से अपार्थाइड चीज को हटाया। तो उनका नाम है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला ने जो है आपके अपार्थाइड के खिलाफ मूवमेंट चलाया कि उन्होंने देखा कि लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के चलते हुए उनको 1964 में इम्प्रिजमेंट किया जाता है। इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है कि उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। प्रिजन वर्ड जो होता है ना उसका मतलब होता है जेल। तो उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, किस चीज के लिए? क्योंकि वो अपोज कर रहे थे, किसका? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोल रहे थे, उनके खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे सोसाइटीज के अंदर। इस वजह से नेल्सन मंडेला को 1964 में जेल के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि किस लिए डालते हैं? अपार्थाइड की वजह से डालते हैं कि वो अपार्थाइड का विरोध कर रहे थे। अपार्थाइड क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आप इसको लिख सकते हैं
अगर वन वर्ड में आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि अपेर्थाइड क्या है। इट्स अ काइंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। जो स्किन कलर होता है उसकी बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी के अंदर, उसको कहते हैं अपेर्थाइड। तो आपको याद रखना है कि कौन से ईयर में नेल्सन मंडेला को जेल के अंदर डाला जाता है। तो 1964 में उनको जेल के अंदर डाला जाता है। किस चीज़ के लिए डाला जाता है? क्योंकि वो अपेर्थाइड के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर प्रॉब्लम थी क्या थी लोगों को उस टाइम के अंदर, जो आम पब्लिक थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि फॉरबिडन होता है मतलब मना करना, फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया। लोगों को मना कर दिया था कि जहां पर वाइट रिजाइन के एरिया के लोग रहते हैं, जहां पर वाइट सेक्शन लोग रहते हैं, वहां पर आप लोग नहीं रहेंगे। किनको बोला? जिनकी स्किन का कलर ब्लैक है, उनको बोला कि जहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर वाइट स्किन कलर के लोग रहते हैं वहां पर आप लोग नहीं रहेंगे, उस इलाके में, उस एरिया में एंटर नहीं करेंगे आप। ये प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा, पब्लिक प्लेसेस, जैसे पब्लिक प्लेसेस हो गया, पार्क हो गया, स्कूल्स हो गए, या जो भी पब्लिक प्लेसेस होती है वहां पर जाने के लिए भी उन लोगों को मना कर दिया। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी उनकी, जो ब्लैक कलर की स्किन कलर के पीपल थे, मतलब इस तरह से उनके साथ में, लोगों के साथ में बहुत ज्यादा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो लोग फेस कर रहे थे। अब देखिए क्या होता है, जैसे नेल्सन मंडेला जी को जेल के अंदर डाला जाता है, उसी वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर जो रिवॉल्ट है, आंदोलन जो है वो भरपूर स्टार्ट हो जाता है। लोगों के अंदर मन में फीलिंग होती है कि भी हमारा एक लीडर था जो हमारे लिए लड़ रहा था, जो हमारे हक की बात कर रहा था, जो बात कर रहा था कि सोसाइटी से ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इविल प्रॉब्लम है, ठीक है, सोसाइटी की जो बुराई है ये हटनी चाहिए। उस पर्सन को ही जो वाइट रिजाइम के लोग हैं, जो पावर में है इस टाइम पर, उन्होंने जेल में डाल दिया। तो लोगों के मन में एक उत्साह आता है, लोगों के मन में आप कह सकते हैं एक एनर्जी आती है कि नहीं, अब टाइम आ गया, हमें रिवोल्ट करना है, ठीक है, पार्टिसिपेट करना है मूवमेंट्स के अंदर और उनको रिहा कराना है। तो आप कह सकते हैं जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है अपेर्थाइड के अगेंस्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है उनको आप फिंगर टिप्स पे याद रखेंगे। हमने पढ़ा कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो सिस्टम चल रहा था वो था अपेर्थाइड। अपेर्थाइड क्या है याद रखेंगे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ठीक है। यहाँ पर एक सबसे बड़े प्रोमिनेंट लीडर का नाम लिया जाता है जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, नेल्सन मंडेला, जिनको जेल में डाला जाता है 1964 में। लोग जैसे ही इनको जेल में डाला जाता है, लोगों के मन में फीलिंग आती कि नहीं, हमारे एक लीडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, अब हमें इनको रिहा कराना है, ठीक है। तो फिंगर टिप्स पे कंटिन्यू करके याद रखेंगे आप। तो लोगों के मन में फीलिंग आती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट करते करते आखिरकार जो वाइट रिजाइम होते हैं, वाइट स्किन कलर के जो पीपल होते हैं, उनको झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। और उसके बाद में वो आपके कुछ पॉलिसीज के अंदर चेंज करते हैं, कुछ पॉलिसीज के अंदर चेंज करते हैं। इन पॉलिसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पॉलिसीज के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप अपने आंसर्स को लिख पाएंगे। तो क्या क्या चेंज करते हैं पॉलिसीज के अंदर? ये जो डिस्क्रिमिनेशन लॉ इन्होंने लगा रखा था कि डिस्क्रिमिनेशन लॉ लगा रखा था कि इस कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो व्हाइट स्किन के पीपल हैं उनकी एरिया के अंदर ब्लैक स्किन वालों को एंटर नहीं करने देंगे। ये क्या था? ये डिस्क्रिमिनेशन लॉ था, भेदभाव वाला लॉ था, ठीक है। इसको रिपील कर दिया गया, ठीक है। रिपील का मतलब इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, इसको हटा दिया गया। बैन रिमूव ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो आपकी ब्लैक स्किन वाले लोगों के हक के लिए बात करना चाहती थी, उनके लिए लड़ना चाहती थी, उनके लिए आवाज उठाना चाहती थी। कोई पॉलिटिकल पार्टीज तो थी नहीं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखी थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, केवल वाइट रिजाइन के लोग ही आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में आएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, लीडर बनेंगे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि केवल वाइट वाले ही बनेंगे, ये हटा दिया। अब आपके जो ब्लैक स्किन के जो पीपल थे वो भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि आप पॉलिटिकल पार्टीज नहीं फॉर्म कर सकते, आपके लोग लीडर्स नहीं बन सकते, आप पावर में नहीं आ सकते, ये जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखा था इसको हटा दिया गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि नेल्सन मंडेला जी को जेल से रिहा कर दिया गया, उनको जेल से बाहर निकाल दिया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994 ये वो दिन था जिस दिन एपेर्थाइड यानी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो एक सोशल इविल प्रैक्टिस उस टाइम की सोसाइटी में फ्लरिश हो रही थी, वो चीज वहां से हट जाती है, रिमूव हो जाती है। तो डेट आप याद रखेंगे कि कौन सी डेट थी। तो 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका से ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, ये जो एपेर्थाइड चल रहा था, इसको हटा दिया जाता है, ये रिमूव हो जाती है,
ठीक है, तो याद रखेंगे आप अपने फिंगर टिप्स पे कि क्या क्या चीजें हुई। आपको याद ये रखना है कि जो व्हाइट रिजाइम थी उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज के अंदर चेंज लेकर आए। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी वो रिमूव कर दी गई। आप याद रखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको रिपील कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। नेल्सन मंडेला जी को जेल से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद में 26 अप्रैल 19 इस डेट को 26 अप्रैल को आखिरकार फाइनली वहां पर आपका जो अपर्टाइड है वो हट जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ पढ़ेंगे इसके बाद में हम। आफ्टरमैथ क्या है? आफ्टरमैथ का मतलब है कि और क्या क्या चीजें चेंज आई वहां पर। ठीक है, जब हमने पढ़ा कि वहां से अपार्थाइड हट गया तो उस टाइम के बाद में, हटने के बाद में सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंज आया, उसके बाद में क्या क्या चीजें चेंज हुई उसको पढ़ेंगे, उसको कहते हैं आफ्टरमैथ। तो आफ्टरमैथ में हम सबसे पहले हमें वहां पर जो चीजें, जो सबसे पहली बात आई हुई आई थी कि तो तीन आफ्टरमैथ आप याद रखेंगे, तीन चीजें वहां पर हुई। वो ये थी कि ब्लैक रिजाइन पीपल ने जो है उनको फॉरगिव कर दिया व्हाइट वाले लोगों को कि जो भी चीजें आपने करी है, जो भी आपने हमारे पर अत्याचार किया है, जो भी आपने हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया है, हम उसको रिमूव करते हैं, उसको हम हटाते हैं, हम आपको फॉरगिव करते हैं उस चीज के लिए। दूसरा, दोनों जो पीपल थे, दोनों कम्युनिटीज के जो पीपल थे, व्हाइट और ब्लैक, दोनों एक साथ बैठते हैं और डिबेट्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये डिबेट और डिस्कशन 2 साल तक चलता है और एटलीस्ट फिर आगे जाकर वहां पर फॉर्मली एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कर दिया जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये आफ्टरमैथ है वो आप याद रखेंगे 3 पॉइंट्स के अंदर कि फॉरगिव कर देते हैं वाइट पीपल को। दूसरा, दोनों लोग आपस में बैठते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि वहां पर एक ही भी अपार्थाइड को हटा दिया तब व्हाइट वालों जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी अब हटा दिया जाएगा पावर से, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों लोग एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, डिबेट्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये डिबेट डिस्कशन 2 साल तक चलता है और फाइनली डिबेट और डिस्कशन के बाद में वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज थी आफ्टरमैथ में, ये चीज आफ्टरमैथ में हुई। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर क्या क्या हुआ। ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या क्या चीजें चेंज हुई। ठीक है, उन चीजों को हम पढ़ेंगे। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो हम साउथ अफ्रीका से कंक्लूजन निकालते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटा। ठीक है, हम कंक्लूजन लेते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, वहां से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटा और किस तरह से वहां की सोसाइटी फ्लरिश होने लगी, किस तरह से वहां पर लोग, सब लोग एक साथ बैठने लगे, एक साथ चीजें स्टार्ट हुई, किस तरह से रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के अंदर रहने वाले हर एक लोगों के लिए बना।
लोगों के वेलफेयर के लिए रूल्स रेगुलेशन बने, लोगों के डेवलपमेंट के लिए बने, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बने। नेशन डेवलप कर रहा है। अब एक देश तभी डेवलप करेगा जब वहां के रहने वाले समाज के सभी लोग एक साथ बैठेंगे, एक साथ खड़े होंगे, एक साथ सारी चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी एक देश डेवलप हो सकता है फाइनली। तो ये सारी चीजें साउथ अफ्रीका के अंदर स्टार्ट हुई, तो इनसे इंस्पिरेशन लेकर हमने सोचा कि नहीं, हमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है। ठीक है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपने एक सबसे फेमस स्पोर्ट्स गेम के बारे में सुना होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, आपने सुना होगा कि इसमें टीम होती है 11 प्लेयर्स की। ठीक है, उसमें कुछ बैट्समैन होते हैं, ठीक है, कुछ बॉलर खड़े होते हैं, कुछ फील्डिंग होते हैं। ठीक है, इस तरह की जो है रूल्स रेगुलेशन होते हैं। रूल होता है कि भी 1 बाय 1 करके आएंगे सब खेलने के लिए। ठीक है, रूल्स होते हैं कि भी जो बॉलर है उसका ये रूल है, ठीक है, वो इस तरह से बॉल फेंकेगा। या फिर आपने ये सारी चीजें रूल सुने होंगे, आपने सुना होगा कि भी दो आपके कितने सारे ओवर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन आपको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से पता होंगे क्रिकेट की गेम के अंदर क्या क्या होते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये रूल्स रेगुलेशन क्यों होते हैं? क्यों ये एक रूल बना हुआ है कि 11 या 11 प्लेयर्स की एक टीम होगी? क्यों रूल बना हुआ है कि बैट्समैन की ये ड्यूटी है? क्यों रूल बना हुआ है कि जो बॉलिंग करने आएगा जो बॉलर है उसकी ये ड्यूटीज है, या जो विकेट कीपर है उसकी ड्यूटी है कि वो पीछे बैठ के उन चीजों का ध्यान रखेगा, वो अपने एरिया पे काम करेगा। फील्डिंग के अंदर जो है फील्डर्स को लगाया जाता है, जहां पर 4 रन या 6 रन अवेलेबल होते हैं। तो आपने देखा कि एक गेम के अंदर भी पर्टिकुलरली रूल्स रेगुलेशन है। अगर हम कंक्लूड निकालें तो इस गेम के अंदर हमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन मिलेंगे। तो रूल्स रेगुलेशन क्यों बने हुए हैं इस गेम के अंदर? ताकि ये गेम जो है अच्छी तरह से कंडक्ट हो। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो स्मूथली कंडक्ट किया जाए, अच्छी तरह से स्मूथली जो है ये गेम खेला जाए। ठीक है, इसलिए आप रूल्स रेगुलेशन बनाते हो। नहीं तो आप बोलोगे ना कि भी मैं तो आउट ही नहीं हुआ, या आप बोलोगे नहीं मैंने 6 रन मारे थे, आप मेरे को 4 रन कैसे दे रहे हो? ये चीजें आप किस तरह से बोलते हो? या फिर आप इस टाइम पर गेम में खेलते हुए क्यों बोलते हो कि भी आपने चीटिंग कर ली, या मेरे तो 4 रन थे, मेरे 2 प्लेयर रहते हैं? क्यों चीजें बोलते हो? क्योंकि आपने स्पेसिफिकली उस गेम को खेलने से पहले रूल्स रेगुलेशन बना रखे, ताकि झगड़े वाली कॉन्फ्लिक्ट वाली कोई बात ना हो और गेम जो है स्मूथली कंडक्ट हो। ठीक है, तो ये तो बात होगी एक गेम की, स्पोर्ट्स गेम की, जिसके अंदर हमने इतने सारे रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक इंडिया इतना बड़ा देश है, ठीक है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, इतने सारे कल्चर है, रिलीजन है, इतने सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो क्या इतने बड़े देश को चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है या नहीं है? तो इसका आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा। तो डेफिनेटली वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि सारी चीजें अच्छी तरह से चले। तो आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। अब बात जो आती है वो आती है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब हमने ये तो समझ लिया इसका बैकग्राउंड, आपने बैकग्राउंड जान लिया। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम पूछें इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसे सेट ऑफ written rules and regulation। ठीक है, एक ऐसी चीज जहां पर सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, एक पूरा सेट है, ठीक है, जहां पर सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक अगर आप कॉमन मैन है, इंडिया के सिटीजन है, तो रूल्स लिखा हुआ है कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, रूल लिखा हुआ है आपके पास में फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी लिखा हुआ है कि उसको आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर दे रखी है, ठीक है, जुडिशरी के पास में अपनी पावर है। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, यानी एक ऐसी जगह जहां पर आपके सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं। एक कॉमन सिटीजन के पास में क्या राइट्स होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स। एक गवर्नमेंट के ऊपर किस तरह से रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट है, पावर में आई है, अगर कुछ गलत काम कर रही है, कुछ लोगों की विल के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो उसको भी उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है आफ्टर 5 years।
ठीक है। तो हर एक चीज, ताकि देश के अंदर हर एक्टिविटीज स्मूथली कंडक्ट हो, उसके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन की जरूरत है, वो सारी चीजें आपके एक जगह रखी हुई है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दो जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका बेस बनाती हैं, वो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं आपका आगे कि कॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या करता है। इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या करता है। ठीक है, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन को ध्यान से समझेंगे। लोगों के मन में ट्रस्ट है, विश्वास है गवर्नमेंट के प्रति, वो होना भी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे आपका जुडिशरी हो, एक कोऑर्डिनेशन में काम करें, एक ढंग से काम करें। भी जैसे आपने सुना होगा कि आपकी जो पिछली क्लासेस है उसमें आपने पढ़ा होगा कि 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये कोऑर्डिनेट होकर अपना काम करते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव काम करता है रूल्स रेगुलेशन बनाने का, एग्जीक्यूटिव करता है उसको एग्जीक्यूट करने का, जुडिशरी करता है टू सेटल द डिस्प्यूट इफ अराइज बिटवीन दी टू ऑर्गन। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक ट्रस्ट डालता है लोगों के मन में। ठीक है, आप कह सकते हैं एक ट्रस्ट वाली फीलिंग डलती है, कोऑर्डिनेशन होता है एस्टैब्लिश, तो आप कह सकते हैं ये चीजें वहां पर होती है, टू जनरेट अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट इट वर्क। ठीक है, स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी। ठीक है, कि गवर्नमेंट के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है, अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, तो सरकार के ऊपर किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस है, सरकार किस तरह से अपना काम कर रही है, क्या गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन बना रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर है, या ऐसे रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसी बना रही है जो गांव के क्षेत्र के लास्ट तक रहने वाले हर एक सेक्शन तक वो फैसिलिटीज वहां तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो गवर्नमेंट किस तरह से काम करे उसको स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि गवर्नमेंट किस तरह से सरकार अपना काम करेगी। तो ये चीजें भी करता है। नेक्स्ट है इसमें लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन भी लगाता है। लिमिटेशन किस तरह से, कि भी अगर आप ढंग से काम नहीं करेंगे, पहले तो जो बात है लिमिटेशन वो ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आप काम करेंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप प्रेसिडेंट हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो, आप स्पीकर हो लोकसभा के, राज्यसभा के स्पीकर हो, आप चेयरमैन हो, कोई भी पोजीशन हो आपकी। ठीक है, माफ कीजिएगा राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता है। ठीक है, तो आप जो भी पोजीशन है आपकी उसके अकॉर्डिंग आप जो है काम करेंगे। ठीक है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है। ठीक है, तो उस तरह से आप काम करेंगे। उस तरह से जुडिशरी क्या क्या काम है ये स्पेसिफाई करता है। इसमें लिमिटेशन लगी है कि आप सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर आप ढंग से काम नहीं करते तो आपको अपनी पोजीशन से रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूवल का प्रोसीजर भी यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्पेसिफाई कर रखिए इन सब चीजें। राइट्स ऑफ सिटीजन, सिटीजन के राइट्स लिखे हुए हैं, जैसे उनके पास में फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, 5 तरह आपकी फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका रिट्स भी है। ठीक है, वो आगे का टॉपिक हो जाएगा। तो राइट्स भी है लोगों के, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बताता है। एक्सप्रेस एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, लोग अपनी बात को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि वाई डू वी नीड आ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों है, क्या क्या वो काम करता है। एक बार दोबारा से रिकॉलेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन फीलिंग। ठीक है, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। इट स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट विल इट वर्क। ठीक है, गवर्नमेंट किस तरह से अपना काम करेगी उस चीज को स्पेसिफाई करता है। गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, लोगों के जो सिटीजन है उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सारे काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसका जो आगे पार्ट होगा वीडियो का उसके अंदर हम इसका फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से स्टैब्लिश हुआ, किस तरह से आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, किस तरह से आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर मीटिंग हुई, कौन सी आपकी पहली बार मीटिंग हुई थी,
हमने कौन कौन सी कंट्री से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कराया, हमें सोर्सेज अगर हम बात करें कि हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, हमें बेस्ट एग्जांपल कहाँ से मिला, जैसे साउथ अफ्रीका से मिला, हमें रशियन रेवोल्यूशन से कुछ सीखने को मिला, कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखने को मिला, कुछ बिल ऑफ राइट्स इन यूएस से कुछ हमने वहाँ से देखने को मिला, हमने किस तरह से लिबर्टी इक्वालिटी को हमने स्टैब्लिश किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये जो चीज़ें हैं हम इससे नेक्स्ट पार्ट वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। I hope you will like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe my YouTube channel.